नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का दूसरा भाग। एक शिशिर रजनी थी। इंद्रदेव मित्रों के निमंत्रण से लौटकर सड़क के किनारे मुँह पर अत्यंत शीतल पवन का तीखा अनुभव करते हुए बिजली के प्रकाश में धीरे धीरे अपने मैस की ओर लौट रहे थे। पुल के नीचे पहुंचकर वह रुक गए। उन्होंने देखा कि कितने ही अभागे पुल की कमानी के नीचे अपना रात्रि विश्राम बनाए हुए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक रोटी पूरी ही खा जाएगा, इतना बड़ा अत्याचार न सह सकने के कारण जब तक स्त्री उसके हाथ से छीन लेने के लिए अपनी शराब की खुमारी से भरी आंखों को चढ़ाती ही रहती है, तब तक लड़का उचक कर छीन लेता है। चटपट तमाचों का शब्द होना तुमुल युद्ध के आरंभ होने की सूचना देता है। धौल धप्पड़, गाली गलौज, बीच बीच में फूहड़ हंसी भी सुनाई पड़ जाती है। इंद्रदेव चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। सोच रहे थे, इतना अकूत धन विदेशों से ले आकर भी क्या इन साहसी उद्योगियों ने अपने देश की दरिद्रता का नाश किया? अन्य देशों की प्रकृति का रक्त इन लोगों की कितनी प्यास बुझा सका है? सहसा एक लंबी सी पतली दुबली लड़की पास आकर कुछ याचना की। इंद्रदेव ने गहरी दृष्टि से उस विवर्ण मुख को देखकर पूछा, क्यों, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? पिता जेल में है, माता मर गई। और इतने अनाथालय, उसमें जगह नहीं है। तुम्हारे कपड़े से शराब की दुर्गंध आ रही है। क्या तुम? जैक बहुत पी गया था, उसी ने तय कर दिया। दूसरा कपड़ा नहीं जो बदलूं, बड़ी सर्दी है, कहकर लड़की ने अपनी छाती के पास का कपड़ा मुट्ठियों में समेट लिया। तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? रखता कौन है? हम लोगों को तो वे बदमाश गिरह कट आवारा समझते हैं, पास खड़े भी तो नहीं होने देते। आगे उस लड़की के दांत आपस में रगड़ कर बजने लगे। वह स्पष्ट कुछ न कह सकी। इंद्रदेव ओंठ काटते हुए क्षण भर विचार करने लगे। एक छोकरे ने आकर लड़की को धक्का देकर कहा, जो पाती सब शराब पी जाती, इसको देना न देना सब बराबर है। लड़की ने क्रोध से कहा, जैक, अपनी करनी मुझ पर क्यों लाता है? तू ही मांग ले, मैं जाती हूँ। मैं घूम कर जाने के लिए तैयार थी कि इंद्रदेव ने कहा, अच्छा सुनो, तुम पास के भोजनालय तक चलो, तुमको खाने के लिए और मिल सका तो कोई भी चीज़ दिलवा दूंगा। छोकरा हो करके हंस पड़ा, बोला, जो न सहला, आज की रात तो गर्मी से बिता ले, कल देखा जाएगा। उसका अश्लील व्यंग इंद्रदेव को व्यथित कर रहा था, किंतु सैला ने कहा, चलिए। दोनों चल पड़े। इंद्रदेव आगे थे, पीछे सैला। लंदन का विद्युत प्रकाश निस्तब्ध होकर उन दोनों का निर्विकार पद विक्षेप देख रहा था। सहसा घूम कर इंद्रदेव ने पूछा, तुम्हारा नाम सैला है ना? हाँ, कहकर फिर चुपचाप सिर नीचा की अनुसरण करने लगी। इंद्रदेव ने फिर ठहर कर पूछा, कहाँ चलोगी? भोजनालय में या हम लोगों के मैस में? जहाँ कहिए, कहकर वह चुपचाप चल रही थी। उसकी अविचल धीरता से मन ही मन कुढ़ते हुए इंद्रदेव मैस की ओर ही चले। उस मैस में 3 भारतीय छात्र थे। मकान वाली एक बुढ़िया थी, उसके लिए सब काम होता न था। इंद्रदेव ही उन छात्रों के प्रमुख थे। उनकी सम्मत से सब लोगों ने सैला को परिचारिका रूप में स्वीकार किया। जब सैला से पूछा गया तो उसने अपनी स्वाभाविक उदार दृष्टि इंद्रदेव के मुंह पर जमाकर कहा, यदि आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। यदि आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। भिखमंगिन होने से तो ये बुरा ना होगा। इंद्रदेव अपने मित्रों के मुस्कुराने पर भी मन ही मन सिहर उठे। बालिका के विश्वास पर उन्हें भय मालूम होने लगा। अब भी उन्होंने समस्त साहस बटोर कर बोला, कोई भय नहीं, तुम यहाँ स्वयं सुखी रहोगी और हम लोगों की भी सहायता करोगी। मकान वाली बुढ़िया ने जब ये सुना तो एक बार झल्लाई। उसने सैला के पास जाकर उसकी ठोड़ी पकड़कर आंखें गड़ाकर उसके मुंह को और फिर सारे अंग को इस तीखी चितवन से देखा जैसे कोई सौदागर किसी जानवर को खरीदने से पहले उसे देखता हो। किंतु सैला के मुख पर तो एक उदासीन धैर्य आसन जमाए था, जिसको कितनी ही कुटिल दृष्टि क्यों ना हो विचलित नहीं कर सकती। बुढ़िया ने कहा, रह जा बेटी, ये लोग भी अच्छे आदमी हैं,
सैला उसी दिन से मैस में रहने लगी। भारतीयों के साथ बैठकर वह प्रायः भारत के देहातों, पहाड़ी तथा प्राकृतिक दृश्यों के संबंध में इंद्रदेव से कौतूहलपूर्ण प्रश्न किया करती। बैरिस्ट्री का डिप्लोमा मिलने के साथ ही इंद्रदेव को पिता के मरने का शोक समाचार मिला। उस समय सैला की सांत्वना और स्नेहपूर्ण व्यवहार ने इंद्रदेव के मन को बहुत कुछ बहलाया। मकान वाली बुढ़िया उसे बहुत प्यार करती। इंद्रदेव के सद्व्यवहार और चारित्र पर वह बहुत प्रसन्न थी। इंद्रदेव ने जब सैला को भारत चलने के लिए उत्साहित किया तो बुढ़िया ने समर्थन किया। इंद्रदेव के साथ सैला भी भारत चली आई। इंद्रदेव ने शहर के महल में न रहकर धामपुर के बंगले में ही अभी रहने का प्रबंध किया। अभी धामपुर आए इंद्रदेव और सैला को 2 सप्ताह से अधिक न हुए थे। इंग्लैंड से ही इंद्रदेव ने सैला को हिंदी से खूब परिचित कराया। वह अच्छी हिंदी बोलने लगी थी। देहाती किसानों के घर जाकर उनके साथ घरेलू बातें करने का चस्का लग गया। पुरानी खाट पर बैठकर वह बड़े मज़े से उनसे बातें करती। साड़ी पहनने का उसने अभ्यास कर लिया और उसे फबती भी अच्छी थी। सैला और इंद्रदेव दोनों इस मनोविनोद से प्रसन्न थे। वे गंगा के किनारे किनारे धीरे धीरे बात करते चले जा रहे थे। कृषक बालिकाएं बर्तन मांज रही थीं। मल्हालों के लड़के अपने डोंगी पर बैठे हुए मछली फंसाने की कटिया तोल रहे थे। 2-1 बड़ी बड़ी नावें माल से लदी हुई गंगा के प्रशांत जल पर धीरे धीरे संतरण कर रही थी। वह प्रभात था। इंद्रदेव बड़े कौतूहल से भारतीय वातावरण में नीले आकाश, उजली धूप और सहज ग्रामीण शांति का निरीक्षण कर रही थी। वह बातें भी करती जाती थी। गंगा की लहर से सुंदर कटे हुए बालू के नीचे करारों में पक्षियों के एक सुंदर छोटे से झुंड को विचरते हुए देखकर उसने उनका नाम पूछा। इंद्रदेव ने कहा, ये सुरखाब हैं। इनके परों का तो तुम लोगों के यहाँ भी उपयोग होता है। देखो ये कितने कोमल हैं। ये कहकर इंद्रदेव ने 2-3 गिरे हुए परों को उठाकर सैला को दे दिया। फाइन, नहीं माफ़ करो इंद्रदेव। अच्छा इन्हें कहें कोमल सुंदर। कहती हुई सैला ने हंस दिया। सैला, इनके लिए मेरे देश में एक कहावत है। यहाँ के कवियों ने अपनी कविता में इनका बड़ा करुण वर्णन किया है। गंभीरता से इंद्रदेव ने कहा, क्या इन्हें चक्रवात कहते हैं? इनके जोड़े दिन भर तो साथ साथ घूमते रहते हैं, किंतु संध्या जब होती है तभी ये अलग हो जाती हैं। फिर ये रात भर नहीं मिलने पाते। कोई रोक देता है क्या? प्रकृति। कहा जाता है इनके लिए यही विधाता का विधान है। ओह, बड़ी कठोरता है। कहती हुई सैला एक क्षण के लिए अन्यमनस्क हो गई। कुछ दूर चुपचाप चलने पर इंद्रदेव ने कहा, सैला, हम लोग नीम के पास आ गए। यही सीढ़ी है, चलो देखें चौबे क्या कर रहा है। पालना? नहीं, पालकी तो पहुंच गई होगी। इंद्रदेव, यह भी कोई सवारी है? तुम्हारे यहाँ रईस लोग इसी पर चढ़ते हैं। आदमियों पर? क्यों? बिना किसी बीमारी के। यह तो अच्छा तमाशा है। कहकर सैला ने हंस दिया। अब तो बीमारों के बदले डॉक्टर ही यहाँ पालकी पर चढ़ते हैं। सैला, लो पहले तुम इस सीढ़ी पर चढ़ो। दोनों सीढ़ी पर चढ़कर बातें करते हुए बंजरिया में पहुँचे। देखते हैं तो चौबे जी अपने सामान से लैस खड़े हैं। सैला ने हंसकर पूछा, चौबे जी, आप तो पालकी पर जाएंगे, मुझे क्या हुआ? रामदीन को आज बिना मारे मैं न छोड़ूंगा सरकार। उसने बड़ा तंग किया। मुझे गोद में उठाकर पालकी पर बिठाता था। छावनी पर चलकर उस बदमाश छोकरे की खबर लूँगा। बुरा क्या करता था? मेरे कहने से वह बेचारा तो तुम्हारी सेवा करना चाहता था और तुम चिढ़ते हो। अच्छा चलो तुम पालकी में बैठो, इंद्रदेव ने कहा। फिर वही पालकी में बैठो। क्या मेरा ब्याह होगा? ठहरो भी, तुम्हारा घुटना तो टूट गया है ना, तुम चलोगे कैसे? तेल क्या था? बिल्कुल जादू। मेम साहब ने जो दवा का बक्स मेरे बटुए में रख दिया था, वही जिसमें साबूदाना की सी गोलियां रखी रहती हैं, मैं खोल डाला। एक शीशी गोली खा ली। न गुड़ तीता न मीठा। सच मानिए मेम साहब, आपकी दवा मेरे जैसे उजड्डों के लिए नहीं। मेरा तो विश्वास है उस तेल ने मुझे रात भर में चंगा कर दिया। मैं अब पालकी पर न चढ़ूँगा। गांव भर में मेरी दिल्लगी राम राम। सैला हंस रही थी। इंद्रदेव ने कहा, चौबे, होम्योपैथी में बीमारी की दवा नहीं होती, दवा की बीमारी होती है। क्यों सैला? इंद्रदेव, तुमने कभी इसका अनुभव नहीं किया? नहीं तो इतनी हंसी ना उड़ाते। अच्छा चलो उस लड़की को तो बुलावे।
वह कहाँ है? उसे कल कुछ इनाम नहीं दिया? बड़ी अच्छी लड़की है। झोपड़ी में से लठिया टेकते हुए बुढ़ा निकल आया। उसके पीछे बंजो थी। सैला ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ओह, तुम रात को चली आई, मैं तो खोज रही थी, तुम बड़ी नेक हो। बंजो आश्चर्य से उसका मुंह देख रही थी। इंद्रदेव ने कहा, बुढ़े, तुम बहुत बीमार हो ना? हाँ सरकार, मुझे नहीं मालूम था रात को आप। उसका सोच मत करो। तुम कौन कहानी कह रहे थे? रात को बंजो को क्या सुना रहे थे? मुझको सुनाओगे? चलो छावनी पर। सरकार, मैं बीमार हूँ, बुढ़ा हूँ। सैला ने कहा, ठीक इंद्रदेव, अच्छा सोचा। इस बुढ़े की कहानी बड़ी अच्छी होगी, लिवा चलो इसे। बंजो, तुम्हारी कहानी हम लोग भी सुनेंगे, चलो। इंद्रदेव ने कहा, अच्छा तो होगा। चौबे जी ने कहा, अच्छा तो होगा सरकार, मैं भी मधुआ को साथ लेवा चलूँगा। शायद फिर घुटना टूटे, तेल मलवाना पड़े और इन गायों को भी हाँक ले चलूँ, दूध भी। सब हंस पड़े, परंतु बुढ़ा बड़े संकट में पड़ा। कुछ बोला नहीं। वह एकटक सैला का मुँह देख रहा था, एक अपरिचित किंतु जिससे परिचय बढ़ाने के लिए मन चंचल हो उठे। माया ममता से भरा पूरा मुख। बुढ़ा डरा नहीं, वह समीप होने की मानसिक चेष्टा करने लगा। साहस बटोकर उसने कहा, सरकार, कहिए वहीं चलूं? चारों ओर ऊंचे ऊंचे खंभों पर लंबे चौड़े दालान, जिनमें सटे हुए सुंदर कमरों में सुखासन, उजली सेज, सुंदर लैंप, बड़े बड़े शीशे, टेबल पर फूलदान, अलमारियों में सुनहरी जिल्दों से मढ़ी हुई पुस्तकें, सभी कुछ उस छावनी में पर्याप्त है। आसपास दफ्तर के लिए, नौकरों के लिए तथा और भी कितने ही आवश्यक कामों के लिए छोटे मोटे घर बने हैं। शहर के मकान में न जाकर इंद्रदेव ने विलायत से लौटकर यहीं रहना तो पसंद किया। उसके कई कारणों में इस कोठी की सुंदर भूमिका, आसपास का रमणीय वातावरण भी है। सैला के लिए तो दूसरी जगह कदापि उपयुक्त न होगी। छावनी के उत्तर नाले के किनारे ऊंचे चौतरे की हरी भरी दूबों से भरी हुई भूमि पर कुर्सी का सिरा पकड़े तन्मयता से वह नाले का गंगा में मिलना देख रही थी। उसका लंबा और ढीला गाउन मधुर पवन से आंदोलित हो रहा था। कुशल शिल्पी के हाथों से बनी हुई संगमरमर की सौंदर्य प्रतिमा सी वह बड़ी भली मालूम हो रही थी। दालान में चौबे जी उसके लिए चाय बना रहे थे। सायंकाल का सूर्य अब लाल बिंब मात्र रह गया था। सो भी दूर की ऊंची हरियाली के नीचे जाना ही चाहता था। इंद्रदेव अभी तक नहीं आए थे। चाय ले आने में चौबे जी और सुस्ती कर रहे थे। उनकी चाय सैला को बड़ी अच्छी लगी। वह चौबे जी के मसाले पर लट्टू थी। रामदीन ने चाय की टेबल लाकर रख दी। सैला की तन्मयता भंग हुई। उसने मुस्कुराते हुए इंद्रदेव से कुछ मधुर संभाषण करने के लिए मुँह फिराया, किंतु इंद्रदेव को न देखकर वह रामदीन से बोली, क्या अभी इंद्रदेव नहीं आते हैं? नटखट रामदीन हंसी छिपाते हुए एक आंख का कोना दबाकर ओंठ के कोने को ऊपर चढ़ा देता था। सैला उसे देखकर खूब हंसती, क्योंकि रामदीन का कोई उत्तर बिना इस कुटिल हंसी के मिलना असंभव था। उसने अभ्यास के अनुसार आधार हंसकर कहा, जो आ रहे हैं सरकार, बड़ी सरकार के आने की। बड़ी सरकार? हाँ, बड़ी सरकार। वह भी आ रही हैं। कौन है वह बड़ी सरकार? देखो रामदीन, समझाकर कहो, हंसना पीछे। बड़ी सरकार का अनुवाद करने में उसके सामने बड़ी बाधाएं उपस्थित हुईं, किंतु उन सबको हटाकर उसने कह दिया, सरकार की माँ आई हैं। उनके लिए गंगा किनारे वाली छोटी कोठी साफ कराने का प्रबंध देखने गए हैं। वहाँ से आते ही होंगे। क्या अभी देर है? रामदीन कुछ उत्तर देना चाहता था कि बनारसी साड़ी का आंचल कंधे पर से पीठ की ओर लटकाए हाथ में छोटा सा बैग लिए एक सुंदरी वहां आकर खड़ी हो गई। सैला ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। उसने भी अधिक खोजने वाली आंखों से सैला को देखा। दृष्टि विनिमय में एक दूसरे को पहचानने की चेष्टा होने लगी, किंतु कोई बोलता न था। सैला बड़ी असुविधा में पड़ी। वह अपरिचित से क्या बातचीत करे। उसने पूछा, आप क्या चाहती हैं? आने वाली ने नम्र मुस्कान से कहा, मेरा नाम मिस अनवरी है। क्या किया जाए, जब कोई परिचय कराने वाला नहीं तो ऐसा करना ही पड़ता है। मैं कुंवर साहब की माँ को देखने के लिए आया करती हूँ। आपको मिस सैला समझ लूँ? जी, कहकर सैला ने कुर्सी बढ़ा दी और शीतल दृष्टि से उसे बैठने का संकेत किया। उधर चौबे जी चाय ले आ रहे थे। सैला ने भी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपके लिए भी। अनवरी और सैला आमने सामने बैठी हुई एक दूसरे को परखने लगी। अनवरी की सारी प्रगल्भता धीरे धीरे लुप्त हो चली। जिस गर्मी से उसने अपना परिचय अपने आप दे दिया था,
वह चाय के गर्म प्याले के सामने ठंडी हो चली थी। सहला ने चाय के छोटे से पात्र से उठते हुए धुएं को देखते हुए कहा, कुंवर साहब की माँ भी सुना आ गई हैं। मुझे तो नहीं मालूम, मैं अपनी मोटर से यहीं उतर पड़ी थी। उनके साथ ही आती, पर क्या करूं, देर हो गई। किसी को पूछ आने के लिए भेजिएगा। मुझे तो आपसे सहायता मिलनी चाहिए। मिस अनवरी, सहला ने हंसकर कहा। आपके कुंवर साहब आ जाएं तो प्रबंध। अरे सहला, ये कौन? इंद्रदेव, तुम अब तक क्या कर रहे हो? कहकर सहला ने मिस अनवरी की ओर संकेत करते हुए कहा, आप मिस अनवरी। फिर अपने ओंठ को गर्म चाय में डुबो दिया, जैसे उन्हें हंसने का दंड मिला हो। इंद्रदेव ने अभिनंदन करते हुए कहा, माँ जब से आई तभी से पूछ रही हैं, उनकी रीढ़ में दर्द हो रहा है। आपसे उनकी भेंट हुई क्या? जी नहीं, मैंने समझा यहीं होगी। फिर जब यहाँ चाय मिलने का भरोसा था तो थोड़ा यहीं ठहरना अच्छा हुआ, कहकर अनवरी मुस्कुराने लगी। इंद्रदेव ने साधारण हंसी हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, चाय पी लीजिए, चौबे जी आपको वहाँ पहुँचा देंगे। तीनों चुपचाप चाय पीने लगे। इंद्रदेव ने कहा, चौबे, आज तुम्हारी गुजराती चाय बड़ी अच्छी रही, एक प्याला ले आओ। उसके साथ और भी कुछ। चौबे सोह पापड़ी के टुकड़े चायदानी लेकर जब आए तो मिस अनवरी उठकर खड़ी हो गई। इंद्रदेव ने कहा, वाह, आप तो चली जा रही हैं, इसे भी तो चखिए। सहला ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए भी, आप तो यहाँ पर मेरी ही मेहमान होकर रह सकेंगी। हाँ, इसको मैं तो भूल ही गई थी, कहकर अनवरी बैठ गई। चौबे जी ने सबको चाय दे दी और वह प्रतीक्षा कर रहे थे कब अनवरी चलेगी, पर अनवरी तो वहाँ से उठने का नाम ही न लेती थी। वह कभी इंद्रदेव और कभी सहला को देखती, फिर संध्या की आने वाली कालिमा की प्रतीक्षा करती हुई नीले आकाश में लड़ाने लगती। उधर इंद्रदेव इस बनावटी सन्नाटे से ऊब चले थे। सहसा चौबे जी ने कहा, सरकार, वह बुढ़ा आया है, उसकी कहानी कब सुनिएगा? मैं लालटेन लेता हूँ। फिर अनवरी की ओर देखते हुए कहने लगे, अभी आपको भी छोटी कोठरी में पहुँचाना होगा। अनवरी को जैसे धक्का लगा, वह चटपट उठकर खड़ी हुई। चौबे जी को साथ लेकर चले। इंद्रदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, सहला, क्या इंद्रदेव, माँ से भेंट करोगी? चलूँ? अच्छा, कल सवेरे। इंद्रदेव की माता श्याम दुलारी पुराने अभिजात कुल की विधवा हैं, प्रायः बीमार रहा करती हैं, किंतु मुखमंडल पर गर्व की दीप्ति, आज्ञा देने की तत्परता और छिपी हुई सरल दया भी अंकित है। वह सरकार हैं। उनके आसपास अनावश्यक गृहस्थी के नाम पर जुटाई गई अगणित सामग्री का बिखरा रहना आवश्यक है। 8 से कम दासियों से उनका काम चल ही नहीं सकता। 2 पुजारी और ठाकुर जी का संभार अलग। इन सबके आज्ञा पालन के लिए कहारों का पूरा दल, बहंगी पर गंगा जल, भोजन का सामान, ढोते हुए कहारों का आना जाना श्याम दुलारी की आंखें सदैव देखना चाहती थी। बेटा बिलाय से लौट आया है। एक दिन उनसे मिलकर उनकी चरण रज लेकर वह छावनी में चला आया और यहीं रहने लगा। लोग कहते हैं कि इंद्रदेव के कानों में जब ये समाचार किसी मतलब से पहुंचा दिया गया कि चरण छूकर आपके चले आने पर माता जी ने फिर से स्नान किया, तो फिर वह मकान पर न ठहर सके। किंतु श्याम दुलारी की प्रकृति ही ऐसी है, उसने ऐसा किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तब भी श्याम दुलारी को तो यही विश्वास दिलाया गया कि साथ में मेम नहीं आई है। श्याम दुलारी अपने बेटे को संभालना चाहती थी। बेटी माधुरी से पूछकर यही निश्चित हुआ कि सब लोग छावनी पर ही कुछ दिन चलकर रहें, वहीं इंद्रदेव को सुधार लिया जाएगा। माधुरी घर की प्रबंध कत्री हैं। वह दक्ष चिड़चिड़े स्वभाव की सुंदरी युवती हैं। माता श्याम दुलारी भी उनके अनुशासन को मानती हैं और भीतर ही भीतर दबती भी हैं। माधुरी का पति उसकी खोज खबर नहीं लेता, उसे लेने की आवश्यकता ही क्या। माधुरी धनी घर की लाडली बेटी है, इसलिए बाबू श्यामलाल को इस अवसर से लाभ उठाने की पूरी सुविधा है। श्याम दुलारी बेटी और दामाद दोनों को प्रसन्न रखने की चेष्टा में लगी रहती हैं। बहुत बुलाने पर भी कभी साल भर में बाबू श्यामलाल कलकत्ता से 2-3 दिन के लिए चले आते हैं। उनका व्यवसाय न नष्ट हो जाए इसलिए जल्द चले जाते हैं। अर्थात रेस की टीप, बगीचों के जुए, स्टीमरों की पार्टियां और भी कितने ही ऐसे काम हैं जिनमें चूक जाने से बड़ी हानि उठाने की संभावना है। माधुरी शासन करने की क्षमता रखती हैं। भाई इंद्रदेव पढ़ते हैं, इसीलिए माता की रूढ़ावस्था में घर गृहस्थी का बोझ दूसरा कौन संभालता। माधुरी की अभिभावकता में माता श्याम दुलारी सोती हैं, सपना देखती हैं, इसलिए माधुरी भी साथ ही आई है। चौकी पर मोटे से गद्दे पर तकिया के सहारे बैठी सब कुछ हिसाब देख रही थी।
पेट्रोल लैंप के तीव्र प्रकाश में उसकी उठी हुई नाक की छाया दीवार पर बहुत लंबी सी दिखाई पड़ती है। मलिया बड़ी नटखट छोकरी है। मैं पान का डिब्बा लिए हुए उस छाया को देखकर जोर से हंसना चाहती है, पर माधुरी के डर से अपने होठों को दांत से दबाए चुपचाप खड़ी है। मिस अनवरी की छाया से वह चौंक उठी। उसने चुलबुलेपन से कहा, मेम साहब सलाम। माधुरी ने सिर उठाकर देखा और कहा, आइए, हम लोग बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ का दर्द तो बहुत बढ़ गया है। माधुरी के पास बैठते ही अनवरी ने, बीवी, तुमको देखने के लिए जी ललचाया रहता है, माँ को तो देखूंगी ही, कहकर उसके हाथों को दबा दिया। माधुरी ने झेंप कर कहा, आहा, तुम तो मेम और साहब दोनों ही हो ना। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे ठहरने का क्या प्रबंध करूं? आज रात को तो मोटर से शहर लौट जाने ना दूंगी। अभी माँ पूजा कर रही हैं, 1 घंटे में खाली होंगी, फिर घंटों उनको देखने में लग जाएगा, बजेगा 2 और जाना है 30 मील। आज रात को तुमको यहीं रहना होगा। अनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सो तो बीवी, तुम्हारी भाभी ने मुझे न्योता ही दिया है। माधुरी क्षण भर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, अनवरी, ऐसी दिल लगी न करो। ये बात मुझे ही नहीं, घर भर को खटक रही है, लेकिन भाई साहब तो कहते हैं कि वह हमारी दोस्त है। हाँ बीवी, दोस्ती नहीं तो क्या दुश्मनी से कोई इतना बड़ा। माधुरी ने भीतर के कमरे की ओर देखते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे कहने लगी, प्यारी अनवरी, क्या इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं? हम लोग क्या करें, कोई बस नहीं चलता। धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछ लूँ? क्या? कुंवर साहब इससे ब्याह कर लें तो तुम्हारा क्या? ऐसा न कहो अनवरी, तुम्हारी माँ तो फिर तुमको ही। ओह, तुम क्या बक रही हो? अच्छा, तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूँ तो रहो ना मेरी रानी। हाथ मुँह धोकर मुलायम तौलिए से हाथ पोंछती हुई अनवरी बड़े से दर्पण के सामने खड़ी थी और शैला अपने सोफा पर बैठी हुई रेशमी रूमाल पर कोई नाम कसीदे से काढ़ रही थी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी अच्छा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।